हेलो दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस को बारीकी से समझेंगे। हम एलएसपी, डीएलजी नॉर्म्स और डेटा प्राइवेसी पर बात करेंगे। यह टॉपिक सभी बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक रूल को बारीकी से समझते हैं। शुरुआत बेसिक ड्यू डिलिजेंस से करते हैं। एलएसपी को ऑन बोर्ड करते समय बैंक को क्या चेक करना ही होगा? रिव्यू द गाइडलाइंस ऑन डिजिटल लेंडिंग। Banks must conduct due diligence on lending service providers, LSPs. Which aspects are mandatory? 1. The technical capabilities and data privacy policies. 2. The fairness of the conduct with borrowers. 3. The ability to comply with regulations. 4. The past records of conduct. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, बैंक को एलएसपी की टेक्निकल क्षमता और डेटा प्राइवेसी पॉलिसी देखनी ही पड़ेगी। साथ ही उनका पुराना बर्ताव और रेगुलेशन मानने की ताकत भी चेक करनी होती है। रिकवरी में वो कस्टमर के साथ कैसे पेश आते हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना अनिवार्य है ताकि बैंक की इमेज खराब न हो। अब देखते हैं कि एलएसपी को अपनी ऐप पर क्या करने की सख्त मनाही है। डिजिटल लेंडिंग एप्स एक खास ट्रिक यूज नहीं कर सकते। वो क्या है? यह टर्म एग्जाम में पूछा जाता है। Under the guidelines on digital lending, which practice is strictly prohibited for a lending service provider, LSP? Option A. Displaying the name of lenders who did not match. Option B. Displaying the annual percentage rate, APR, for the loan offer. Option C. Promoting a specific lender using deceptive dark patterns. Option D. Providing a link to the key fact statement, KFS. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करना सख्त मना है। मतलब आप ऐप का डिजाइन ऐसा नहीं बना सकते जो कस्टमर को धोखे से किसी एक महंगे लोन की तरफ धकेल दे। बाकी ऑप्शंस जैसे एपीआर दिखाना या केएफएस देना तो ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है। लोन देने से पहले कस्टमर का कौन सा डेटा लेना मिनिमम रिक्वायरमेंट है? बरोअर की इकोनॉमिक प्रोफाइल जांचने के लिए कम से कम क्या जानकारी चाहिए? The guidelines on digital lending require banks to assess a borrower's economic profile. What is the minimum data required? Option A. Age, occupation, and income details. Option B. Credit score, social media history, and age. Option C. Income details, tax returns, and marital status. Option D. Occupation, employer address, and bank statement. सही उत्तर है। गाइडलाइंस साफ कहती है कि कम से कम उम्र, व्यवसाय और इनकम की जानकारी होनी चाहिए। सोशल मीडिया हिस्ट्री चेक करना प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाता है। बैंक को बस यह सुनिश्चित करना है कि लोन लेने वाला कमाता है और चुका सकता है। वेबसाइट पर डिस्क्लोजर तो जरूरी है, लेकिन एक चीज पब्लिक नहीं करनी होती। बैंक अपनी वेबसाइट पर सब कुछ बताएगा, सिवाय एक चीज के, वो एक्सेप्शन क्या है? Banks must display specific data on their website under the guidelines on digital lending. Which item is not required?
Option A. Details of all digital lending products. Option B. Details of engaged lending service providers, LSPs. Option C. The proprietary source code of the digital lending algorithm. Option D. A link to the Reserve Bank's complaint management system. सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रोडक्ट्स और एलएसपी की लिस्ट देना तो अनिवार्य है, लेकिन एल्गोरिथम का सोर्स कोड पब्लिक करना जरूरी नहीं है। वो बैंक का प्रोप्राइटरी एसेट है। हाँ, आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल का लिंक देना मैंडेटरी है, ताकि कस्टमर शिकायत कर सके। फंड फ्लो का गोल्डन रूल क्या है? यह अक्सर कंफ्यूज करता है। लोन का पैसा कैसे मूव होना चाहिए? यहां कौन सा फ्लो गलत है? पहचानिए। Analyze fund flows under the guidelines on digital lending. Which of the following statements are incorrect? 1. Loans can be disbursed into a third-party pool account. 2. Disbursals must be made directly into the borrower's bank account. 3. Lending service providers, LSPs, may control the flow of funds. 4. Repayment must be executed directly by the borrower. Option A. 1 and 3 only. Option B. 2 and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. All of the above. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है। लोन का पैसा किसी थर्ड पार्टी पूल अकाउंट में नहीं जा सकता, यह सीधे कस्टमर के खाते में जाना चाहिए। उसी तरह रीपेमेंट भी कस्टमर सीधे बैंक को करेगा, बीच में एलएसपी पैसा होल्ड नहीं कर सकता। चलिए पहले 5 सवालों का एक फटाफट रिकैप लेते हैं। एलएसपी के लिए टेक क्षमता, फेयरनेस और पास्ट रिकॉर्ड चेक करना जरूरी है। डार्क पैटर्न्स का यूज करके कस्टमर को मिसलीड करना सख्त मना है। इकोनॉमिक प्रोफाइल में उम्र, व्यवसाय और इनकम का डेटा चाहिए ही चाहिए। एल्गोरिथम का सोर्स कोड वेबसाइट पर डिस्क्लोज नहीं करना होता। फंड फ्लो सीधे बैंक से बरोअर को होगा, कोई पूल अकाउंट अलाउड नहीं है। अब देखते हैं कि एलएसपी की कमाई यानी फीस कौन चुकाता है। एलएसपी की फीस का भुगतान कौन करेगा? यह कस्टमर के लिए एक बड़ा सेफगार्ड है। How must fees payable to a lending service provider, LSP, be handled under the guidelines on digital lending? Option A. The LSP collects the fee directly from the borrower. Option B. The bank pays the fee directly to the LSP. Option C. The fee is deducted from the loan disbursement amount. Option D. The borrower pays the fee to a third-party escrow account. सही जवाब है ऑप्शन बी। नियम साफ है, एलएसपी को फीस बैंक देगा, बरोअर नहीं। यह कॉस्ट बैंक की है। अगर कोई ऐप आपसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पर सीधे पैसे मांग रहा है, तो वो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी के लिए यह बहुत जरूरी पॉइंट है। लोन कैंसिल करने का अधिकार कितने दिन तक मिलता है? कूलिंग ऑफ पीरियड की कम से कम मियाद क्या होनी चाहिए? Under the guidelines on digital lending, a mandatory cooling off period shall not be less than. Duration. Option A. 3 days. Option B. 1 day. Option C. 7 days. Option D.
24 hours. सही उत्तर भी है। कम से कम एक दिन का समय देना अनिवार्य है। अगर लोन का टेन्योर 7 दिन से ज्यादा है, तो यह पीरियड 3 दिन का हो जाता है। इस दौरान कस्टमर बिना किसी पेनल्टी के केवल प्रिंसिपल और कुछ ब्याज चुकाकर लोन बंद कर सकता है। क्या डिजिटल लोन में रिकवरी एजेंट घर आ सकता है? रिकवरी के लिए फिजिकल विजिट अलाउड है या नहीं? यहाँ थोड़ा ट्विस्ट है। Consider recovery practices under the guidelines on digital lending. Assertion A. Banks may use a physical interface to recover cash for delinquent loans. Reason A. The guidelines grant operational flexibility for recovery in cases of default. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। वैसे तो सब कुछ डिजिटल होना चाहिए, लेकिन अगर लोन डिलिक्वेंट यानी डिफॉल्ट हो जाए, तो बैंक रिकवरी के लिए फिजिकल इंटरफेस यूज कर सकता है। गाइडलाइंस में यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि बैंक का पैसा न डूबे। प्राइवेसी का सबसे बड़ा सवाल ऐप क्या-क्या एक्सेस कर सकता है? डेटा प्राइवेसी पर आरबीआई ने कौन सी लक्ष्मण रेखा खींची है? ध्यान से पढ़े। Which statements regarding data privacy under the guidelines on digital lending are correct? 1. Digital lending apps, DLAs, must desist from accessing the contact list. 2. Lending service providers, LSPs, are prohibited from storing biometric data. 3. One-time access to the camera is permitted for KYC. 4. Continuous access to the microphone is mandatory. Option A. 1, 2, and 3 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। बैंक ऐप्स आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस नहीं कर सकते। बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करना भी मना है। हाँ, केवाईसी के लिए कैमरा का वन टाइम एक्सेस लिया जा सकता है, पर माइक्रोफोन का लगातार एक्सेस लेना बिल्कुल गलत है। प्राइवेसी रूल्स अब बहुत सख्त हैं। अगर बैंक शिकायत न सुने, तो ओम्बड्समैन के पास कब जाएं? शिकायत करने के कितने दिन बाद आप ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं? A borrower files a complaint under the guidelines on digital lending. If it remains unresolved, when is the ombudsman accessible? Option A. Immediately after filing the complaint. Option B. After 7 days of non-resolution. Option C. After 30 days of non-resolution. Option D. Only after a court order. सही उत्तर सी है। अगर आपने शिकायत दर्ज कराई और 30 दिन तक कोई समाधान नहीं निकला, तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यह 30 दिन का पीरियड स्टैंडर्ड है, इसे याद रखिएगा। चलिए, प्राइवेसी और ऑपरेशंस के इन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। एलएसपी की फीस बैंक खुद पे करेगा, बरोअर से नहीं वसूलेगा। कूलिंग ऑफ पीरियड कम से कम 1 दिन का होना ही चाहिए। लोन डिफॉल्ट होने पर रिकवरी के लिए एजेंट फिजिकल विजिट कर सकता है। कॉन्टैक्ट लिस्ट और बायोमेट्रिक डेटा स्टोर करना सख्त मना है।
30 दिन तक सॉल्यूशन न मिले तो ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। अब आते हैं डेटा लोकलाइजेशन पर। डेटा कब तक वापस आना चाहिए? अगर डेटा प्रोसेसिंग के लिए विदेश गया है, तो उसे भारत लौटने में कितनी देर लगनी चाहिए? Under the guidelines on digital lending, if data is processed abroad, when must it return to India? Option A. Within 7 days of processing. Option B. Within 24 hours of processing. Option C. Within 48 hours of processing. Option D. At the end of the financial year. सही जवाब है ऑप्शन बी। अगर डेटा बाहर भेजा गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर भारत वाले सर्वर पर वापस लाना होगा। साथ ही विदेशी सर्वर से उसे डिलीट करना भी अनिवार्य है। डेटा लोकलाइजेशन पर आरबीआई का रुख बहुत क्लियर है। पे लेटर वाली ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग कहां करनी होती है? मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर जो डेफर्ड पेमेंट्स होती हैं, क्या वो क्रेडिट रिपोर्ट में आएंगी? Consider deferred payments over a merchant platform under the guidelines on digital lending. Where must banks report these transactions? Option A. To the Merchant Association. Option B. To Credit Information Companies, CICs. Option C. To the Ministry of Finance. Option D. To the Serious Fraud Investigation Office. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। चाहे वो बीएनपीएल हो या कोई भी शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बैंक को उसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी यानी सीआईसी को रिपोर्ट करना ही होगा। मतलब यह है कि पे लेटर का इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर पर असर डालेगा। कौन सा अधिकारी यह सर्टिफाई करेगा कि ऐप लिस्ट सही है? डीएलए यानी डिजिटल लेंडिंग एप्स की रिपोर्टिंग पर किसकी मुहर लगती है? Banks report digital lending apps, DLAs, under the guidelines on digital lending. Who must certify this data's correctness? Option A. The Chief Technology Officer. Option B. The Chief Compliance Officer. Option C. The External Statutory Auditor. Option D. The Lending Service Provider, LSP. सही उत्तर बी है। यह जिम्मेदारी चीफ कंप्लायंस ऑफिसर यानी सीसीओ की होती है। उन्हें सुनिश्चित करना होता है कि पोर्टल पर जो ऐप्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वो सही हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से ज्यादा यह कंप्लायंस का मामला है। अब समझते हैं डीएलजी कवर के बारे में, इसमें क्या अलाउड है और क्या नहीं। डीएलजी अरेंजमेंट में किस तरह की गारंटी ली जा सकती है? यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करें। Which statements regarding default loss guarantee, DLG, under the guidelines on digital lending are correct? 1. Revolving credit facilities are ineligible for DLG cover. 2. Banks can accept DLG in the form of a fixed deposit with a lien. 3. Corporate guarantees from a lending service provider, LSP, are permitted. 4. Credit cards offered via digital channels are eligible. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए, पहली बात।
क्रेडिट कार्ड जैसे रिवॉल्विंग क्रेडिट पर डीएलजी नहीं मिलता। दूसरी बात, एलएसपी गारंटी के तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट पर लियन मार्क करवा सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट गारंटी देना अलाउड नहीं है। गारंटी हार्ड कैश या एफडी जैसी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। डीएलजी की मैक्सिमम लिमिट क्या है? यह नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। डीएलजी कवर पर कितना कैप लगा है और क्लेम कब तक करना होता है? Which statements regarding default loss guarantee (DLG) mechanics under the guidelines on digital lending are correct? 1. The total DLG cover must not exceed 5% of the total disbursed amount. 2. The DLG cover is reinstated if the bank recovers the loan later. 3. Banks must invoke DLG within a maximum overdue period of 120 days. 4. Invocation is mandatory even if the borrower clears dues earlier. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. करेक्ट आंसर ए है। डीएलजी कवर टोटल डिसबर्समेंट के 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, और अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो 120 दिन के अंदर गारंटी इन्वोके करनी पड़ती है। याद रखिए, रिकवरी होने पर यह कवर वापस जिंदा रीइंस्टेटेड नहीं होता। चलिए डीएलजी और रिपोर्टिंग के इन नियमों को रिकैप करते हैं। विदेश में प्रोसेस हुआ डेटा 24 घंटे में भारत वापस लाना होगा। बीएनपीएल ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग सीआईसी को करना अनिवार्य है। एप्स की लिस्ट को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सर्टिफाई करेगा। रिवॉल्विंग क्रेडिट पर डीएलजी नहीं मिलता, एफडी लियन अलाउड है। कवर मैक्स 5% होगा और क्लेम 120 दिन में करना होगा। एनपीए कौन डिसाइड करता है? यह आज का सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। अगर लोन पर गारंटी है तो उसे एनपीए घोषित करने का हक किसका है? Who recognizes non-performing assets (NPA) in a default loss guarantee (DLG) portfolio under the guidelines on digital lending? Option A. The lending service provider (LSP). Option B. The default loss guarantee (DLG) provider. Option C. The bank, irrespective of DLG cover. Option D. The credit information company (CIC). सही जवाब है ऑप्शन सी। एनपीए रिकॉग्निशन पूरी तरह बैंक की जिम्मेदारी है, चाहे डीएलजी कवर हो या न हो। रेगुलेटरी नजर में एसेट बैंक का है, इसलिए क्लासिफिकेशन भी बैंक ही करेगा, एलएसपी नहीं। क्या डेबिट कार्ड वाले लोन डिजिटल लेंडिंग माने जाएंगे? डेबिट कार्ड पर मिलने वाला लोन इस गाइडलाइन में कवर होता है या नहीं? Review the scope of the guidelines on digital lending. Which instruments loan products are covered? Option A. EMI programs on credit cards. Option B. Loans offered on debit cards. Option C. All revolving credit facilities. Option D. Transactions under loan participation norms. सही उत्तर भी है। डेबिट कार्ड पर ऑफर किए जाने वाले लोन डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस के दायरे में आते हैं। क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के लिए अलग रूल्स हैं, लेकिन डेबिट कार्ड ईएमआई पर आपको सारे डिस्क्लोजर नॉर्म्स फॉलो करने होंगे।
एलएसपी को अपनी वेबसाइट पर क्या ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है? जो एलएसपी गारंटी दे रहा है, उसे हर महीने क्या पब्लिक करना होगा? Lending service providers, LSPs, offer default loss guarantee, DLG. Under the guidelines on digital lending, what must they disclose monthly? Option A. The names of all individual borrowers. Option B. Total number of portfolios and respective amounts. Option C. The proprietary credit scoring model. Option D. The bank's internal audit report. करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। एलएसपी को अपनी वेबसाइट पर बताना होगा कि उसने कुल कितने पोर्टफोलियो पर गारंटी दी है और अमाउंट कितना है। यह डेटा हर महीने अपडेट होना चाहिए ताकि मार्केट को उसकी लाइबिलिटी का पता रहे। डीएलजी का लीगल स्टेटस क्या है? क्या यह लोन पार्टिसिपेशन है? डीएलजी को रेगुलेशन में क्या नहीं माना जाता? यह टेक्निकल लेकिन जरूरी सवाल है। Which statements regarding the regulatory treatment of default loss guarantee, DLG, under the guidelines on digital lending are correct? 1. Guarantees under CGTMSE are exempt from the DLG definition. 2. A valid DLG arrangement is treated as synthetic securitization. 3. A valid DLG arrangement avoids loan participation provisions. 4. Personal guarantees from family are treated as DLG. Option A. 1 and 3 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। सीजीटीएमएसए जैसी स्कीम्स डीएलजी की डेफिनेशन से बाहर हैं और अगर डीएलजी वैलिड है तो उसे न तो सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन माना जाएगा और न ही लोन पार्टिसिपेशन। आरबीआई ने यह क्लैरिटी दी है ताकि बैंक और फिनटेक खुलकर काम कर सकें। तो दोस्तों, आज हमने डिजिटल लेंडिंग और डीएलजी के सारे पेचीदा नियम समझ लिए। 5% कैप, प्राइवेसी रूल्स और एनपीए रिकॉग्निशन वाले पॉइंट्स को खास तौर पर याद रखिएगा। अपनी तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट।